गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको बुद्धि के बारे में बताया था, बुद्धि का डिफिनेशन बताया था, नेचर एंड डिफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस बताया था कि बुद्धि क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका नेचर यानी उसका स्वरूप क्या है, उसके बारे में कितने टाइप्स होते हैं बुद्धि के, मैंने वो भी आपको बताया था। आज की क्लास में मैं आपको कुछ मापने की विधियां बताती हूँ। मापने की विधि क्या मतलब, बुद्धि को मापने की विधि नहीं, मनोवैज्ञानिक गुणों की मापने की विधि, मतलब कि जो मनोवैज्ञानिक गुण हैं उनको कैसे कैसे मापा जाता है, किस तरह से उसका मेजरमेंट किया जाए, कौन से मेथड हैं जिसके आधार पे हम लोग जानेंगे कि ये व्यक्ति इस तरह से, मतलब ये सब मानसिक गुण उनके अंदर हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक गुणों को मापने के लिए कई तरह की विधियाँ होती हैं। हमारे मैंने बहुत तरह की विधियाँ हैं, मनोवैज्ञानिकों ने कुछ विधियों का मापन किया है, जिसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट मेथड है उसको मैं आपको बताती हूँ। कौन कौन से टेस्ट हैं, क्या है मेथड है, उसको मैं आपको बताती हूँ। जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण, पहला है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें देखिए किस तरह से मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन किया जाता है, मैं आपको बताती हूँ। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का क्रियान्वयन करके व्यक्ति के मानसिक गुणों को मापा जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण से तात्पर्य व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक या मानसिक गुणों तथा व्यवहार का एक वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत माप से होता है, एक स्टैंडर्डाइज माप से होता है। व्यक्ति की बुद्धि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व मापने के लिए ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण किया गया है, जिसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। इन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग नैदानिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, औद्योगिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान की तुलना में अधिक होता है। अभी देखिए ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिक गुण हैं जिनको मापने के लिए हम मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, बहुत सी विधियों का उपयोग किया है, कुछ परीक्षण के उपयोग किए हैं। इन परीक्षण के आधार पर ही हम लोग उस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करते हैं। व्यक्ति की बुद्धि देखिए, जैसे व्यक्ति की बुद्धि है, अभिवृत्ति है, मतलब एप्टीट्यूड है, इसको मापने के लिए हम लोग बहुत सारे का प्रयोग करते हैं। उसमें कौन कौन सा है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में और काउंसलिंग साइकोलॉजी में। आजकल देखिए काउंसलिंग हर क्षेत्र में, चाहे वो स्कूल का क्षेत्र हो, हॉस्पिटल में हो, या आम लोगों का हो, पारिवारिक हो, या किसी भी क्षेत्र में काउंसलिंग की आवश्यकता आज ज़्यादा पड़ने लगी है। यहाँ मतलब कि परामर्श की आवश्यकता अधिक होने लगी है। और इसी विधि से हम लोग उनके गुणों को देखते हैं कि किस किस गुण के कारण क्यों इस तरह से समाज में जो समस्याएं होती हैं उसका हम लोग निदान करते हैं। तो ये जो परामर्श मनोविज्ञान है, इनमें इस तरह का जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उसकी उपयोगिता काफ़ी अधिक हो रही है ना। इन सभी में हालांकि क्लिनिकल में भी होता है, लेकिन इन सब के ज़्यादा आज के परिप्रेक्ष्य में काउंसलिंग में अधिक हो रही है इसका उपयोग। अब देखिए दूसरा है प्रेक्षण विधि, मतलब ऑब्जर्वेशन विधि। मनोवैज्ञानिकों के बीच प्रेक्षण विधि एक बहुत ही लोकप्रिय विधि है। प्रेक्षण विधि में प्रेक्षण ऑब्जर्वर जांच करके प्रेक्षक जीव, जिससे मनुष्य तथा पशु दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इस प्रेक्षक विधि में क्या है, ऑब्जर्वेशन में विधि में क्या है कि सिर्फ ये विधि मनुष्य पर ही नहीं अपनाई जाती है, बल्कि जीव जंतु सब पे अपनाई जाती है। तो मनुष्य तथा पशु दोनों को ही इसमें सम्मिलित किया गया है। इन दोनों के स्वाभाविक रूप से होने वाले व्यवहारों का अध्ययन करके उसके विशेष परिस्थिति में हम लोग करते हैं। दोनों का व्यवहार का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, उसके विशेष परिस्थिति के रूप में करते हैं। यह स्वाभाविक भी हो सकता है या कृत्रिम भी। इन दोनों का व्यवहार क्या होता है, स्वाभाविक भी हो सकता है या और मतलब बनावटी भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। बच्चों में आक्रामकता का तथा माँ शिशु अंतःक्रिया का अध्ययन करके इस विधि का उपयोग अक्सर किया जाता है ना। प्रेक्षक का परिस्थिति पर कम से कम नियंत्रण होना तथा उनके द्वारा व्यवहारों का
किया गया आत्मनिष्ठ व्याख्या इस विधि की प्रमुख परिसीमाएं होती हैं। देखिए इसमें ये ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो कोई भी जीव जिनके ऊपर हम लोग करते हैं, तो उनका व्यवहार क्या होता है, स्वाभाविक भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। स्वाभाविक का मतलब कि मान लीजिए कोई बच्चे, यदि हम बच्चे के ऊपर कर रहे हैं तो कोई बच्चा बहुत ही आक्रामक होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उनके सामने खड़ा हो या उनके पेरेंट्स खड़े हों या किसी के पेरेंट्स खड़े हों, तो अपने आक्रामक जो स्वभाव होता है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। उसमें बनावटी क्या होता है, सौहार्द की या प्रेम का व्यवहार वो ला सकते हैं, लेकिन उनका नेचर स्वाभाविक रूप से क्या होता है, आक्रामक होता है। तो इसमें जो ऑब्जर्व करते हैं, जो ऑब्जर्वर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसमें उस परिस्थिति में इन्वॉल्व बहुत कम होते हैं। उसे दूरी बना करके ही इसमें क्या करते हैं, उनके व्यवहार को, उनके स्वभाव का हम लोग निरीक्षण करते हैं, तब उसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग समझ जाते हैं। अब तीसरा होता है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि में अभ्यर्थी के साथ आमने सामने की परिस्थिति में मिलते हैं, है ना। साक्षात्कारकर्ता क्या होता है, अभ्यर्थी के साथ आमने सामने बैठता है और उस परिस्थिति में ये लोग मिलते हैं। साक्षात्कारकर्ता कुछ प्रश्नों को पूछता है और अभ्यर्थी उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। दिए गए उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन होता है। अभ्यर्थी के क्या होता है, मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन होता है। जो साक्षात्कार पूछते हैं, इंटरव्यूअर पूछते हैं, उनका जो आंसर होता है, रिस्पोंडेंट क्या होता है, उसका जो भी आंसर देते हैं उसी के आधार पर उनके मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन किया जाता है। इस विधि का उपयोग एक नैदानिक परामर्श मनोवैज्ञानिक अपने ग्राहक के मनोवैज्ञानिक गुणों के बारे में जानने के लिए तथा एक औद्योगिक संगठन मनोवैज्ञानिक विभिन्न कार्यों के लिए आए उम्मीदवारों से उसके मनोवैज्ञानिक गुणों को मापने के लिए प्राय करते हैं। इस विधि का उपयोग कहाँ होता है, औद्योगिक संगठन में भी होता है ना, या बिजनेस के में कहें तो वो अपने ग्राहकों से या अपने स्टाफ से या किसी भी संस्था में कहें तो उनके काम करने वालों के बीच और जो उनके मालिक है उनके संपर्क में ये बातें होती है। आमने सामने होकर के परिस्थिति में उनसे कुछ प्रश्न किए जाते हैं और उस प्रश्न का जवाब उनसे लिया जाता है। यदि संतुष्टपूर्ण उनका प्रश्न होता है तो उनके गुणों को हम लोग, ये जो साक्षात्कारकर्ता होते हैं, वो उनसे यदि संतुष्ट हैं उनके आंसर से, उनके उत्तर से, तभी वो इस परिस्थिति को आगे बढ़ाते हैं, वरना वहीं समाप्त करते हैं, है ना। तो इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, या किसी औद्योगिक संस्थान में, किसी बड़े नौकरी के, बड़े या छोटे किसी भी नौकरी के लिए आजकल इंटरव्यू होने लगा है और इंटरव्यू के माध्यम से ही उनके गुणों को मापा जाता है। अब चौथा है केस अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड, है ना। अब इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी एक व्यक्ति, जिसे केस कहा जाता है, के भूत मतलब पास्ट तथा वर्तमान के व्यवहारों का गहन विश्लेषण करते हैं ताकि उसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक गुणों के बारे में आकलन किया जा सके। इस तरह की इस विधि में व्यक्ति के मनोसामाजिक तथा भौतिक वातावरण के संदर्भ में उनके द्वारा किए गए व्यवहारों का गहन विश्लेषण किया जाता है। सचमुच में केस अध्ययन विधि में साक्षात्कार, प्रेक्षण, प्रश्नावली तथा मनोवैज्ञानिक प्रेक्षणों से व्युत्पन्न आंकड़ों का ही उपयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग सबसे ज़्यादा नैदानिक मनोविज्ञान में किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किस में होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसमें क्या होता है कि इस विधि में व्यक्ति, जिसे मैंने केस कहते हैं, उसका पास्ट और वर्तमान सब के बारे में विशेष अध्ययन किया जाता है और उसी के आधार पर उस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन किया जाता है, मनोवैज्ञानिक गुणों को समझा जाता है, उसके भौतिक वातावरण, उसके सामाजिक वातावरण, इन सभी के आधार पर ही उसे कुछ प्रश्नों को किया जाता है, जिसके आधार पर उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है ना। तो इस तरह से कुछ परीक्षण होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक गुणों को मापते हैं। मनोवैज्ञानिक गुणों को मापने के लिए ही ये परीक्षण किया जाता है, न कि बुद्धि को मापने के लिए। ये बुद्धि को मापने की परिभाषा, ये परीक्षण नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक गुण को मापने के लिए होता है ना। तो अभी मैंने
आपको मनोवैज्ञानिक ये गुणों को मापने की विधियों को बताया है। और अगले क्लास में मैं आपको कुछ और बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।